टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें पार्ट 1 किया था हिस्ट्री की जो बुक है बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री की, तो इसमें आज हम पार्ट 2 करेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है पार्ट 2, पूरा का पूरा चैप्टर ही जो यूनिट 3 है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या चीजें जो है समअप करने वाले हैं। तो देखिए, आरंभिक मध्यकाल की पल्लव और चालुक्य सांस्कृतिक विकास के बारे में जानेंगे। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम वर्धन वंश के बारे में जानेंगे, पल्लव के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। हम भाषाई विकास यानी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, जो अभी मैं हिंदी माध्यम यूज कर रही हूँ आप सभी को समझाने के लिए, तो वो जो है पहले नहीं था ऐसे। पहले संस्कृत भाषा थी, उसके द्वारा धीरे धीरे हिंदी में जो है अशुद्धियां आते आते हम इस प्रकार से बात करते हैं। तो देखिए, अब फिर हम धर्म के बारे में जानेंगे, किस प्रकार के धर्म थे उस टाइम। उसके बाद हम कला और स्थापत्य कला के बारे में जानने वाले हैं, गणित और खगोल शास्त्र के बारे में, और फिर हम चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम सभी चीजों को विस्तार से जानने वाले हैं आज। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं हर्षवर्धन के बारे में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि उस टाइम जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जब आरंभ हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो गुप्त काल का पतन होना आरंभ हो गया था। जैसे 6ठी शताब्दी आई वैसे ही गुप्त काल का पतन होना आरंभ हो गया। उसके बाद जो है अनेक वंश आने लग गए। अब गुप्त काल का पतन हुआ, हम जानते हैं गुप्त काल बहुत ही विशाल साम्राज्य तक फैला हुआ था, तो वो धीरे धीरे टूटने लग गया। अब वो छोटे छोटे राज्य बन गए और वहां पे राजाओं ने शासन करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार से आपको जो है थानेश्वर में एक शासक मिलेंगे, पुष्पभूति। इसके बाद आपको कन्नौज में एक शासक मिलेंगे। इसी प्रकार से इन लोगों ने शासन करना आरंभ कर दिया। अगर बात करते हैं पुष्पभूति की, जो पुष्पभूति है वो अपने नाम के साथ वर्धन उपाधि जोड़ा करते थे। हर्ष का नाम जो है वो हर्ष था, परंतु उनके साथ हर्षवर्धन लगा है, यानी ये शासक जो है अपने नाम के पीछे वर्धन उपाधि को लेते थे, हर्षवर्धन। तो इसी प्रकार से जो हर्षवर्धन जब शासक आए, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासन किया। उन्होंने कन्नौज में भी और थानेश्वर में भी दोनों जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से शासन किया। परंतु एक समस्या ये आई कि उनका शासन काल ज्यादा नहीं चल पाया। जो हर्षवर्धन थे वो शासन करते थे, परंतु साथ में अपनी बहन की गद्दी को लगाते थे, और उनकी बहन जो है, दोनों ही भाई बहन जो है सही से साम्राज्य का विकास करते थे। उनकी बहन भी चीजों में विचार विमर्श करती थी उनके साथ, यानी दोनों ही साम्राज्य का जो है एक साथ शासन कर रहे थे, चला रहे थे। बहन को भी सम्मान पूर्वक बिठाया जाता था उसकी गद्दी पे, उनके भाई के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। बाद में हर्षवर्धन ने शासन तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया, परंतु उनका शासनकाल बहुत ही छोटा था, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं जो हर्षवर्धन का, हम बात कर रहे हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल, तो इनका तो अच्छा नहीं हुआ, परंतु चालुक्य शासक थे उनका उससे ज्यादा लंबा शासन हुआ। अब चालुक्य से ज्यादा अगर हम बात करें, जो चालुक्य से ज्यादा किसने शासन किया, तो पल्लवों ने शासन किया। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबा शासन किस किस शासक ने किया। अब देखिए, इसमें हम जानने वाले हैं जो वर्धन जो होते थे, जो हर्षवर्धन थे, वो अपने क्या कहते हैं, हर्षवर्धन ने राज्य के आय को 4 वर्गों में बांटा था। आय का मतलब पैसे को 4 वर्गों में बांटा था, यानी काम के आधार पर आय को बांटा था। अब देखिए, इसमें मान लीजिए सरकारी कार्य, अब कोई व्यक्ति सरकारी कार्य कर रहा है, सरकारी नौकर है हर्षवर्धन के शासन काल में, तो उसे वेतन दिया जाता था। इसी प्रकार से लोक सेवकों का वेतन, जो लोक सेवक हैं उनको वेतन दिया जाता था, जो कि हर्षवर्धन के लिए कार्य करते थे। इसी प्रकार से बौद्धिक उपाधियों में पुरस्कार, जो हर्षवर्धन थे, और कोई बौद्धिक रूप से अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके किसी प्रकार से प्रतियोगिता को जीतता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता था, उसे सम्मानित किया जाता था हर्षवर्धन शासक के द्वारा। इसी प्रकार से उपहारों के लिए, अब ये उपहार भी देते थे, जो है आप समझ सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन ने जो है आय को 4 वर्गों में विभाजित किया था।
अब देखिए, अगर हम पल्लव वंश के बारे में जानते हैं तो देखिए, पल्लवों ने दक्षिण भारत में जो है शासन किया था और ये दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था। जो पल्लव वंश था वो दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था। इतना समझ आया। इस वंश में तीसरी सदी से छठी सदी तक लंबा जो है शासन किया था। यानी तीसरी सदी से लेकर छठी सदी तक जो है पल्लव शासकों ने शासन किया था। यानी कि अकॉर्डिंग टू किसके, हर्षवर्धन के, इन्होंने उनसे ज्यादा शासन किया। इनका शासनकाल जो है हर्षवर्धन से ज्यादा था। किसका? पल्लवों का। ये इसके अंदर हमें इतना समझ आ गया। अब देखिए, आज के उत्तरी तमिलनाडु के शासक थे, यानी जो आज के जो उत्तरी तमिलनाडु के शासक की बात कर रहे थे, उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। बाद में इन्होंने एक बड़ी शक्ति बनकर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार जो है स्थापित कर लिया और अपने विस्तार में क्षेत्र शासक को पांडव और चालुक्यों से युद्ध के लिए बचाया। अब ये क्या करते हैं, जो पल्लव शासक हैं वो क्या करते हैं, देखिए, पांडवों और चालुक्यों से युद्ध से वो अपने राज्य को बचा रहे हैं। अब कोई भी शासक है अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध के लिए तत्पर रहेगा, है ना, ताकि उसका साम्राज्य और फले फूले, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उनके शासन काल। देखिए, हमने वर्धन वंश के बारे में जान लिया है, पल्लव के बारे में जान लिया है, और हम चालुक्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना। देखिए, चालुक्यों का उदय पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में और उत्तरी कर्नाटक के शासकों के रूप में हुआ। यानी इनका जो उदय हुआ है वो दक्कन में, महाराष्ट्र में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और फिर उत्तरी कर्नाटक के शासकों के रूप में इनका जो है उदय हुआ। शासक यानी राजाओं के रूप में इनका उदय हुआ। इतना समझ आया हमें। जल्द ही वह एक विशेष साम्राज्य के अधिपति हो गए और उन्होंने ताप्ती में अपनी राजधानी बनाई और राष्ट्रकूट के द्वारा बादामी के चालुक्यों को पद से हटा दिया गया और उनकी एक छोटी सी शाखा जो है 631 से 5वीं सदी तक आंध्र प्रदेश में इन्होंने शासन किया। 631 से इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश में शासन किया, ये बताया कि इनकी शाखा बना दी गई थी। तो ये हमें समझ आया। इसके अंदर बेसिकली चालुक्य वंश के बारे में बता रखा है कि इसका जो उदय है वो पश्चिमी दक्कन के जो है दक्कन में महाराष्ट्र से हुआ है। और इसमें बताया गया सब चीजों के बारे में। चालुक्य वंश जो है मुताबिक, जैसे कि आप बोल सकते हैं पल्लव वंश से और आप बोल सकते हो हर्षवर्धन के वंश से, सबसे ज्यादा चलने वाला वंश जो है वो चालुक्य वंश है। इसमें बस ये बताया गया है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। अब भाषा का विकास, अब हम जानने वाले हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, आरंभिक मध्य काल में अनेकों भाषाओं के विकास क्रम का काल है। जो आरंभिक मध्य काल है, यानी वो जो है आरंभिक यानी मध्य काल का शुरुआती दौर जो है भाषा के विकास का काल माना जाता है। इतना समझ आया हमें। प्रथमतः है इसमें लगभग 600 ईस्वी में मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के तीसरे चरण जो अर्थात जो है प्राकृतिक भाषा, पहले आर्य भाषा, ठीक है, फिर देखो आर्य भाषा से क्या हुई, प्राकृतिक भाषा का उदय हुआ। पहले क्या आर्य भाषा आई, फिर उसके बाद क्या प्राकृतिक भाषा आई, उसका उदय हुआ है इसमें और विकास शुरू होता है। प्राकृतिक भाषा पुराने भारतीय आर्य भाषाओं में पुरातन और वैदिक संस्कृत में शामिल थी। जो पुरातन जो है वैदिक वैदिक और पुरातन ऐसे वैदिक संस्कृतों में जो आर्य भाषा थी, और आप बोल सकते हैं ये भाषा शामिल थी, लोग आर्य भाषा को बोलते थे, ये बताया गया। फिर बाद में प्राकृतिक भाषा को बोलना आरंभ कर दिया लोगों ने। इसमें इतना समझ आया। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के इस तीसरे चरण को भाषा में अनेकों जो है अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। अपभ्रंश का मतलब आप बोलोगे मैम समझ नहीं आ रहा। अपभ्रंश यानी भाषा का खराब रूप। जो भाषा जो थी एकदम प्योर थी वो धीरे धीरे टूटते टूटते अलग अलग भाषाओं में, हमारे जैसे हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसे शुद्ध हिंदी है वो बहुत टफ होती है। तो इसी प्रकार से इसे अपभ्रंश कहा गया है, भाषा का धीरे धीरे अलग तरीके से बोला जाना। तो अपभ्रंश की संज्ञा दे दी। इसी से हिंदी और मराठी, कैसे हिंदी और मराठी जैसी नई भाषाएं आई। जब भाषा का अपभ्रंश हो गया तब हिंदी और मराठी भाषा का उदय हुआ। इतना हमें समझ आया। और आधुनिक भारतीय आर्यों ने जो है भाषाओं में 10वीं सदी में विकास के रखा है कि भाषाओं में जो है विकास करना आरंभ कर दिया गया इसके अंतर्गत। तो हमने ये जो है भाषा के विकास के बारे में समझा। अगर हम धर्म के बारे में जानते हैं तो देखिए इसमें आपको सबसे ज्यादा 2 धर्म देखने के लिए मिलेंगे। एक वैष्णव धर्म देखने के लिए मिलेगा यानी अलवार, और इसी प्रकार से आपको शिव धर्म देखने के लिए मिलेगा यानी कि नैनार। अलवार नैनार संत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलवार नैनार संत में अगर सबसे ज्यादा बोलूं कौन ज्यादातर विकास कर रहा था तो शिव
शिव के भक्त बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, मंदिरों को बना रहे थे, आप ये कह सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा ही भारत में जो ये आप बोल सकते धर्म है वो बहुत तेजी से फैल रहा था। आप शिव धर्म की बात कर रही हूँ मैं आपसे। और फिर वैष्णव धर्म भी फैलने लग गया। जो चालुक्य शासक है, अन्य शासकों ने इन आप बोल सकते हैं इन संतों को जो है कहीं ना कहीं दान देना आरंभ कर दिया, या में भूमि को उन्होंने दान देना आरंभ कर दिया। अब उन्हें भूमि दी जा रही है। देखिए, भूमि किस लिए चाहिए होती थी? उन्हें खुद के लोभ लालच के लिए नहीं चाहिए होती थी। भूमि के द्वारा वो मंदिर बनाते थे, जिससे कि वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो गीत गाते थे, नृत्य करते थे। इस प्रकार की चीजों के द्वारा अपने इष्ट की आराधना के तरीकों को बताते थे, ताकि लोग कहीं ना कहीं उसकी ओर, उस धर्म की ओर आकर्षित हों और उस धर्म को कहीं ना कहीं स्वीकार कर ले। तो इसमें हमें यह देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं शासक जो कहीं ना कहीं शासकों जो शासक हैं वो इन संतों का बोल सकते हैं इनका सहायता लेने का प्रयास करते थे। इनकी सहायता यानी इनका समर्थन लेने का प्रयास करते थे। और समर्थन क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी संत का समर्थन ले लिया तो उनकी जो आप बोल सकते हैं जो प्रजा है, जो जनता है, जो उनके भक्त है, वो कहीं ना कहीं शासक के पक्ष में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप बोल सकते शासक जो है इनका समर्थन लेने का प्रयास करते थे। शिव और वैष्णव जो है आप नैनार और अरवार संत का ये लोग क्या समर्थन लेने का प्रयास करते थे, जो शासक होते थे। अब देखिए, ये लोग अपना संगीत गाते थे। इसी प्रकार से जैन धर्म आता है। जैन धर्म आया। जैन धर्म पहले तो तेज रफ्तार से नहीं फैला, फिर बाद में जब लोगों को धीरे धीरे दिखने लग गया कि जैन धर्म बहुत ही आसान है, लोग इसे आराम से अपना सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीका है, इसमें कोई बाहरी आडंबर नहीं है, तो इन सब चीजों को देख के लोग कहीं ना कहीं आकर्षित हो गए जैन धर्म की ओर। फिर जैन धर्म को लोगों ने अपनाना आरंभ कर दिया। अब हम कला और स्थापत्य के बारे में जानते हैं। कला और स्थापत्य किस प्रकार का था? देखिए, कला स्थापत्य की बात की जाती है, इस टाइम मंदिरों को किस प्रकार से बनाया जा रहा था। कुछ मंदिरों को जो है आप समझते हो कि पहाड़ियों को काट कर बनाया जा रहा था, यानी चट्टानों को काट कर इसका निर्माण किया गया था। ऐसे अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो हमारे सामने एक सबूत है, जो कि पूरी पहाड़ी को खोखला करके उसका निर्माण किया गया था। और कुछ मंदिर जो है अलग तरीके से बनाए जाते थे। अब जो मैंने आपको बताया, जो पहाड़ी को काट कर बनाया जाता था, ये मौर्य काल में प्राचीन इतिहास में देखने के लिए मिलता है। परंतु मध्य काल में हमें दिखता है कि ये जो शिलालेखों यानी जो पूरी पहाड़ी को काट के बनाया जाता था, मंदिरों का निर्माण किया जाता था, वो अब ना होके पत्थरों के द्वारा यानी ईंटों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इसे गर्भगृह भी कहते हैं। गर्भगृह यानी पूरे घर की तरह होता है, उसमें भगवान की स्तुति को रख दिया जाता है। क्योंकि पहले मंदिर जो है वो शिखरों के द्वारा नहीं बनाए थे, उसमें बस नॉर्मल वो घर की तरह बनाए जाते थे, चार दीवारी की तरह। उसमें भगवान की स्तुति कर दी जाती थी, भगवान को वहां पे स्थापित कर दिया जाता था। तो ये है। अब हम गणित और खगोल शास्त्र के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार से था। आयुर्विज्ञान में भागवत को इस काल का अग्रिम विद्वान माना जाता है। जो भागवत है उन्हें इस काल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान माना जाता है, ये समझा। भागवत नाम जो है दो आयुर्विज्ञाताओं के लिए है, यानी आयुर्विज्ञान में हुआ है। जो भागवत है वो दो विद्वानों के लिए है, एक विद्वान नहीं दो विद्वान है। देखिए, तो प्रथम ने अष्टांग संग्रह नामक पुस्तक की रचना की है। जो प्रथम थे उन्होंने क्या अष्टांग नामक पुस्तक की रचना कर रखी है। और दूसरे जो भागवत ने एक दूसरे शताब्दी जो प्रथम शताब्दी में अष्टांगिक हृदय सहित नामक ग्रंथ की रचना की है। जो दूसरे में क्या है, एक जो प्रथम शताब्दी है उसमें बाद में अष्टांगिक हृदय और संगीत नामक जो सहित नामक एक पुस्तक की रचना की गई है, इसमें यह बताया गया है। और दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी दोनों ही जो भागवत थे वो दोनों ही आप समझ रहे हो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बताया गया है इसमें भागवत जो थे। और नालंदा और जो है विक्रमशिला में आयुर्विज्ञान का अध्ययन जो है मनोयोग्य पूर्वक होता था। यानी नालंदा जो है उस टाइम बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता था। इसमें बता रखा है नालंदा और विक्रमशिला में आयुर्विज्ञान का अध्ययन जो है मनोयोग्य पूर्व होता था, ये बताया गया इसके अंदर। अहम
गणित और खगोल शास्त्र के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए इसमें है क्या। विज्ञान के क्षेत्र में जो है ब्रह्मगुप्त इस काल के जो है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। यानी जो ब्रह्मगुप्त थे वो इस काल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। इन्होंने गणित में जो है बहुमूल्य योगदान दिया है। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। वह नकारात्मक संख्याओं को मान्यता देने वाले जो है विश्व के पहले गणितज्ञ थे। जो ब्रह्मगुप्त थे वो नकारात्मक संख्याओं को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले जो है विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें नकारात्मक संख्याओं को, अगर मैं आपको बताऊं नेगेटिव, यानी जो हम ये प्लस माइनस करते हैं ना, पहले इन्होंने ही इसको दिया है। यानी जो आप मान लीजिए नकारात्मक संख्या को इन्होंने ऋण कहा, ऋण यानी माइनस कहा। और जो सकारात्मक संख्याएं हैं उन्हें उन्होंने धन कहा। इस प्रकार से प्रस्तुत किया। ऐसे ही आपको ये पूरा का पूरा